है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का और देखते हैं फाइनली क्लोज कहां पर होता है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नाकाम रही बाजार में सुबह की रिकवरी। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 450 पॉइंट फिसलकर 25,000 के करीब। निफ्टी बैंक में भी दिखा दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप में भी सारी बढ़त गवाई। HDFC बैंक में दूसरे राउंड के MSCI फ्लो आने की उम्मीद बढ़ी। नवंबर रिव्यू में करीब 1.6% तक बढ़ सकता है वेटेज। 12,000 करोड़ का निवेश संभव। इधर Q2 में तिमाही आधार पर डिपॉजिट्स में सिर्फ 5% की बढ़त है। शेयर 1.5% फिसला। सुस्त Q2 अपडेट के बाद बजाज फाइनेंस में भी दिखी तेज बिकवाली। स्टॉक 3% से ज्यादा फिसला। 6 तिमाहियों में सबसे धीमी AUM ग्रोथ। इधर कमजोर ग्रोथ और एसेट क्वालिटी की चिंता के चलते M&M फाइनेंस 5% टूटा। दूसरी तिमाही में वेन्यू सुपर मार्केट से मुनाफा रेवेन्यू करीब 14% बढ़कर उछलकर 14,000 करोड़ रुपए के पार निकला, लेकिन सिटी के 19% के अनुमान से कम रही रेवेन्यू ग्रोथ। शेयर करीब 5% टूटा। और कमजोर बाजार में भी एक्सचेंज शेयरों में दिखी जोरदार तेजी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5% से ज्यादा चढ़ा तो MCX में दिखी 2% की बढ़त। BSE ने बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 की वीकली एक्सपायरी रोकने का किया ऐलान। भारतीय बाजारों में आज का दिन पेनफुल रहा। कल भारी बिकवाली देखने को मिली। आज हमने देखा शुरुआती सुस्ती के बाद रिकवरी जरूर आई, लेकिन पीक पर टिक नहीं पाया और अब लग रहा है कि शायद हम 25,000 के भी दर्शन कर लेंगे। ऊपरी लेवल से सीधे तौर पर मार्केट में गहरे कट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी आपके सामने है। निफ्टी बैंक का भी हाल आपको दिखाएंगे। 300 पॉइंट का नुकसान। और मिड कैप्स जहां पर आज सुबह में 1000 पॉइंट की गिरावट थी, फिर ये 200 पॉइंट ऊपर आया। अब आप गौर करेंगे तो 300 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिली है। तो रोलर कोस्टर राइड चल रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। अब कैसे हौसला दे अपने दिल को इस उतार चढ़ाव के बीच? देखिए, गुड आफ्टरनून हर्षिता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इस क्लोजिंग के लिए। देखिए हर्षिता, हौसले की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स ट्रेड करें जो लेवल्स उनको दे रहे हैं, और बिल्कुल डिफाइंड लेवल्स हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी अप्रोच डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे 25,050 का प्राइस है। सुबह का जरा एक बार मैं पहले लेवल लेके आता हूँ। क्या बात की थी हमने हर्षिता? इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज मार्केट। मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी पे वक्त दूंगा आज। करीब आपको ट्रेजेक्टरी मिली थी जब आप वॉल पे थी हर्षिता, 25,300 की, 25,280 की। बाजार कोलैप्स हुआ, गया, टेस्ट किया। क्या सुबह जो लेवल था 25,133, 25,110, उसको टेस्ट किया। उसके बाद पुल बैक आया। पुल बैक अप्रोक्सीमेटली 11:50 तक, 12:10 तक आया। स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। लेवल था करीब 25,430 का। हर्षिता, उस वक्त के स्टैट्स कुछ कह रहे थे। उस वक्त के स्टैट्स कह रहे थे कि ठीक है, एक थ्रस्ट, एक पुल बैक जनरेट करा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमने बेस डिस्कस किया था। लेकिन हर्षिता, मैं उस वक्त भी बोल के गया था 12 बजे मिड डे रिव्यू में कि ये प्राइस जब भी स्क्रीन पे आएगा ना 25,480, इट विल बी अ सेल ऑन राइज, जो कि मॉर्निंग में भी मेंशन किया था। जरा मॉर्निंग के लेवल लेके आइएगा प्लीज। मॉर्निंग का लेवल हमने कैसे डिटरमाइन किया था? वो जो रेजिस्टेंस नंबर 1 था, जिसको हमने एक यार्ड स्टिक बना के रखा था, इट विल बी अ सेल एंड सेल ऑन राइज क्लोजर टू RS1, वो बेस्ट ट्रेड होगा। क्या टर्म यूज की थी? अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल। 12 बजे के स्टैट्स में क्लियर था मार्केट सिंक होगा। जरा एक बार आवाज ने 12 बजे क्या अप्रोच रखी थी, जरा उसको सुनिए, फिर यहां से आगे के स्टैट्स को रीड करेंगे। देखते हैं एक बार। सेकेंड हाफ के लिए आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूं। निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यस, ये परसिस्ट करता है 25,541 पे, 25,541 पे। यानी
अगर ये पुल बैक किसी भी दृष्टिकोण से अगर आपको 25,480 पे ले जाए, एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। और अगर ये 25,480 से 25,540 की ट्रैजेक्टरी पार ना हो तो हम एक बार फिर से सेल अटेम्प्ट लेंगे, कंसिडरिंग 20-day रिवर्सल। 25,80 अंतिम पड़ाव। जी, तो एक सेल लेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक क्लासिकल 20-day रिवर्सल था। अब इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं हर्षदा। वो अप्रोच अप्रोक्सीमेटली आपको, आप यकीन मानिए, 400 पॉइंट इंट्राडे में देखी गई है, अगर आपने 12 बजे भी ट्रेड किया हो। अब जरा हर्षदा इस वक्त के स्टैट्स को देखिए आप, एक ऐसे वक्त में जब HDFC बैंक रिलायंस डील ऊपर है, 300 पे, 400 पे, 500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। आप देख लीजिए 30, 40, 50 लाख कॉल बिकी इन 3 स्ट्राइक्स पे, और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। अब 25,000 की पुट हार्डली 15 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कमजोर दिल के हैं या फिर सुबह एक ट्रेड अच्छा कर चुके हैं, लिव इट, निफ्टी को छोड़ दीजिए आप। अगर निफ्टी अगले 1 घंटे में 25 या फिर आधे घंटे में, पौन घंटे में 25,160, 25 लिख के रख लीजिए, अगर 25,160, 180 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं कर रहा है, कोई ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर 25,160 और 180 की ट्रैजेक्टरी नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, फियर ऑफ कोलैप्स इन लास्ट 1 आवर हर्षदा बहुत स्ट्रांग होगा, और मेरे ख्याल से 24,866 के टच होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो एक लेवल है 25,160, 25,180, अगर ये पार नहीं होता है तो क्लोजिंग में सिंक होने का फियर हर्षदा बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। और मेरे फेवर में स्टैट्स अभी नहीं है, और एफआईज जिस तरीके से कल लार्ज कैप को सेल करके गए थे, अगर आप इंटरडे चार्ट्स देखें लार्ज कैप के, तो वही फियर आज भी नजर आ रहा है हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी की स्थिति। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक में भी उतने ही वाइल्ड गायरेशंस देखने को मिले हैं। बीच में लग रहा था कि आपका SBI जो स्टेप अप कर रहा था, HDFC बैंक जो स्टेप अप कर रहा था, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऊपरी लेवल से सारे स्टॉक्स में हमने देखा बिकवाली बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए हर्षदा, मेरी क्लियर अप्रोच थी, जरा प्लीज सुबह का लेवल्स लिखाइए। देखिए हर्षदा, जब कल बाजार टूटा ना और जब क्लोजिंग आई तो कॉल राइटर्स के मार्क्स डिफाइंड थे, सुबह के लेवल्स लेके आइए। मैंने क्या बात कही थी, समझाई थी, अगर आप देखें व्यूअर्स को सभी को, कि पहला कॉल राइटर, वीक कॉल राइटर प्लेस्ड है 52,200 पे। क्या बात हुई थी सुबह जब हर्षदा में डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा कॉल राइटर 52,000 पे नहीं है, बड़ा कॉल राइटर है 52,500 पे। दैट मीन्स the moment you will cross 52,000, 52,31, a scope of swing towards 52,529 और 52,450 बढ़ेगा। और ये मैंने 12 बजे भी बोला था कि जहां 52,400 की ट्रैजेक्टरी आए, दोबारा एक सेल ट्रेड काम करेगा। और आप देखिए अब हुआ क्या है। अब जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा इंट्राडे में। हर्षदा, इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने क्या क्या तोड़ दी जाए, पहले इसको सुन लीजिए। इंट्राडे में एक अटेम्प्ट लिया 50 डेमा को रीगेन करने का, फेल हो गया। इंट्राडे में 52,000 फिर टूटा। इंट्राडे में कल का लो, वो तो जो परसिस्ट करता था 51,630 पे, वो टूटा, 51,500 भी टूटा। हर्षदा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब अगर आपके पास शॉर्ट है तो एक तो चुपचाप उस पर स्टॉप लॉस लगाइए 51,800 का या फिर 830 का। अगर 51,500 इस क्लोजिंग में सस्टेन नहीं हुआ तो निफ्टी बैंक आज या फिर मंडे में एटलीस्ट 51,000 और 50,984, दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक बार हिट करे, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो हर्षदा, अगर आप इस हवा को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तेज हवा को, तो सिस्टम से बाहर रहिए। अभी पेन है, जिस प्रकार से लार्ज कैप बिहेव कर रहे हैं, जो अभी आपने भी समझाया, अभी पेन है हर्षदा। तो अच्छा खासा है वीरू, लगा था कि शायद हम उससे रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये परसिस्ट कर सकता है। अब किस पॉकेट में सबसे ज़्यादा पेन दिख रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स, वो शेयर जो शायद मार्केट पर ज़्यादा भारी पड़े हैं। तो M&M देखिए 3% का नुकसान इधर। बजाज फाइनेंस के नंबर्स, और जैसे हमने मेंशन भी कहा कि लगातार 6 आप क्वार्टर्स में देखें तो वर्स्ट AUM ग्रोथ है, सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। श्रीराम फाइनेंस पर भी ये दबाव है। BPCL ऑफ कोर्स, कच्चे तेल में उबाल का इम्पैक्ट यहाँ पर आया है। M&M फाइनेंशियल, चंबल फर्टिलाइजर, ग्रैन्यूल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक जो है मंदी का ट्रेड,
हम राइट कर रहे हैं, कल दोपहर से प्रशांत सावंत की शॉर्ट कॉल थी, वो सभी टारगेट्स अचीव भी हुए हैं। लेकिन तेजी कहाँ है? टेक्नोलॉजी कुछ सपोर्ट करने के लिए सामने आई है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे काउंटर्स, ओएनजीसी में आज 1% तक का मूव देखने को मिला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका Q2 अपडेट थोड़ा सा मार्केट को शायद पसंद आया है। एल्केम लैब्स, एक्साइड, गुजरात गैस, ये दूसरे पॉकेट्स है जहां पर कुछ स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है। अब कैसे ट्रेड करना है इस मार्केट को, राजेश अग्रवाल से समझेंगे। फंडामेंटल्स, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष बहेती, रचना वैद और कविता जैन है। 2:20 पर फोकस रहेगा कि भारत से पैसा निकालकर FIIs अगर जा रहे हैं तो चीन की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों वो फिलहाल एक पसंदीदा मार्केट बन रहा है, उस पर एक चेक। और इसी मुद्दे पर ईडलवाइस AMC की MD और CEO राधिका गुप्ता से भी करेंगे खास बातचीत। फिर 2:25 पर आज जो झटका लगा है डीमार्ट के शेयर पे, एग्जैक्टली ऐसा क्या बाजार ने पढ़ा है उनके Q2 के अपडेट में, मंगलम से जानेंगे। MSCI नवंबर रिव्यू में HDFC बैंक का वेटेज बढ़ने के कितने आसार बढ़ गए हैं और साथ ही Q2 का अपडेट क्या कहता है, इस पर बातचीत। फिर 2:45 मनीषा से एक चेक लेंगे कि ईरान इजराइल के तनाव के बीच कच्चे तेल का हाल और आगे का आउटलुक क्या बन रहा है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ने वाले हैं और 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और ट्रेड्स पिक करने से पहले एक बार स्क्रीन पे लेवल्स देख लीजिए और अब आते हैं हमारे ट्रेड्स पर। प्रकाश का बस सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड लॉन्ग ही होगा और स्टॉक का नाम है अल्केम। अल्केम का जो चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है और ना हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर थोड़ा एनकरेजिंग लगता है। ज्यादा नीचे नहीं आया, साइडवेज मूव मिला, उसके बाद एक अप मूव मिला है आज जब बुरा दिन है। ट्रेड करा है 6295 पर, स्टॉप होगा 6240, करीब 45 रुपीज का। वक्त दीजिए, 6500 चला जाएगा नेक्स्ट वीक अल्केम। ओके, 6500 की तरफ अल्केम में तेजी वाला ट्रेड। मानस बताइए, आप क्या पिक करेंगे? जी, तो देखिए IRCTC में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो कल हमें इंडिकेशन मिल गया था IRCTC में रिवर्सल के, जब स्टॉक ने 900 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया था। आज पुलबैक में भी स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। पैटर्न को देख के लग रहा है कि गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए IRCTC के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 891 891 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करेंगे और 840 840 तक के टारगेट्स पॉसिबल है IRCTC के फ्यूचर में। चाहे तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 870 वाला पुट ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, IRCTC 870 की पुट ऑप्शन आपका विकल्प है और सेल कॉल है IRCTC। एक बजाय फ्यूचर्स का प्राइस लेके आइएगा। इस कॉल का पुट का प्रीमियम है 21 रुपये 30 पैसे और फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 876 पर। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो अपोलो हॉस्पिटल में सेल रहेगी। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि पूरा अच्छा खासा जो ट्रेंड बना हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में ऊपर की तरफ, वो 2 दिन में ही पूरा रिवर्स हो गया है और करीब करीब जो पिछले 20 दिनों का गेन्स था वो 2 दिन में इसने गिव अप किया है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट हुई है और ओपन इंटरेस्ट का जिस हिसाब से इजाफा हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पे, तो 6900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है 6650 और 6550 के टारगेट्स के लिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे सेल है और देखिए ये थोड़ा सिक्योर स्पेस था बट अब 6780। देखिए प्रॉफिट्स जब निकलना शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि वो पॉकेट है कौन सा। अब आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, ये भी आज सिंक होता हुआ और मीन वाइल आप सेलिंग के की जो मैग्नीट्यूड है ना उसको आप देखिए। एक बार एटलीस्ट आप बजाज फाइनेंस रखिए, अभी भी मेरे स्क्रीन पे जो एक सिस्टम अलर्ट आया उसमें बजाज फाइनेंस इज़ एट 7178 बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 दिन पहले ये स्टॉक था 7700 और इनफैक्ट मैं खुद ही आई थिंक इसको रीड कर रहा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था मेरे को, बट 2 दिन में आप सेलिंग के क्वांटम को देखिए 7184, गजब सेलिंग है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका व्यू इस वक्त मैम और आपका ट्रेड इस वक्त का?
जी गुड आफ्टरनून। और मैक्रो फैक्टर्स और ऑयल एंड ऑयल एक्सेट्रा और ग्लोबल इवेंट पैन आउट जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा व्यू तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा हमें, और वी विल स्टे ऑन द शॉर्ट साइड। ऑयल ऑन ऑयल की थीम से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह को ध्यान में रख सकते हैं, एंड एफआईआईज वगैरह जो सेलिंग आ रही है उसके हिसाब से हम एक शॉर्ट ट्रेड देना चाहेंगे विच विल बी इन बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में हम एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे डिजाइन करेंगे जहां पे 1892 के करीब फ्यूचर्स पे प्राइस है। अगर इसको यहीं पे शॉर्ट करा जाए और 1910 का एसएल लगाया जाए तो पूरी मार्केट में भी, जैसे आपने अभी बताया, लास्ट आवर में कोलैप्स का चांस बहुत हाई है, उस हिसाब से हम भी यहाँ पे कोलैप्स में इंक्रीमेंट की उम्मीद रखते हैं, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 1850 एंड 1800। 1850 1800 देखिए, गावा जी को छोड़ के सारी ट्रेड्स वो मंदी की तरफ ही आए हैं। राजेश सातपुते जी, आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड है, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, ओवरऑल चार्ट देख के तो मंदी का मैंने यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, तो उसमें से एक मैं चूज कर रहा हूँ, वो है वोल्टास। वोल्टास हम देख रहे थे कि 1850 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा था, पूरे पूरे चांसेस थे कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो, लेकिन हुआ नहीं। और जिस तरह से इसने 1850 तोड़ा है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो वोल्टास बेचे 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो टारगेट है वो है रहेगा 1760 का। ओके, वोल्टास 1801 पे, और जो कमोडिटीज़ का की स्ट्रेंथ है वो यकीन मानिए तो वोल्टास को थोड़ा चुभती हुई इस वक्त, और वोल्टास काफ़ी रन कर भी चुका था। और वोल्टास 1801 पे इस प्राइस का मतलब क्या है समझ लीजिएगा कि यस, वोल्टास में पॉसिबली 8 अगस्त के बाद पहली बार एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का, और प्राइस 20 डे एक्सपोनेंशियल के नीचे ट्रेड करता हुआ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये इंटेंसिफाई सेलिंग, रिकॉर्ड सेलिंग इनफैक्ट आप कह सकते हैं इसे, 15,000 करोड़ रुपए की कल, और आज लार्ज कैप का हाल देख के राजेश जी लग रहा है कि अभी भी कोई अगर आप देखें शायद बख्शने के मूड में नहीं है वो, और स्पेशली जो पिछले 3 महीने का वर्टिकल राइज था वो तो अंडर द थ्रेट है ही। आप क्या मानते हैं कि बाइंग अभी करनी चाहिए, थोड़ा वेट करें, क्लैरिटी आ जाए कुछ इश्यूज़ को लेके, स्पेशली क्रूड और आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस? आपने अप्रोच क्या रखी है क्लाइंट्स के साथ, क्या व्यू शेयर किया है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षदा जी, पैनल में भी जो मेरे मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि लास्ट 2-3 महीने की जो तेजी थी लास्ट 2-3 दिन में ही उड़ती हुई नजर आई। मंदी का आलम खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स में तो इस बात से ही देखा जा सकता है कि जहां निफ्टी को अगर आप देखो तो 4-5% टूटा है, और रिलायंस जैसा दिग्गज 13-14% टूट गया है। तो इसे तो मैं कुछ एग्जैगरेशन ही कहूंगा, और हमने हमारे क्लाइंटों को यही कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत भारत रिलेटेड नहीं है। ये जो विदेशों में जो भी दिक्कतें हुई है, इजराइल ईरान की, या जो भी चाइना में स्टिमुलस वगैरह आया है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि एफआई का पैसा चाइना की तरफ जा रहा है, और ये सारी दिक्कतों के कारण से यहाँ गिरावट देख रही है, बट कोई भी ऐसी दिक्कत भारत रिलेटेड नहीं। क्रूड जिसका आपने जिक्र किया, पिछले कई महीनों से 70-80 के बीच में घूम रहा था, और इतनी बड़ी टेंशन के बावजूद अभी बढ़ा है, इससे मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी भी 80 के नीचे है। और मुझे ये लगता है कि जब तक अपना 90-95 के नीचे क्रूड रहता है तब तक भारत को ऐसी कोई दिक्कत बहुत तेजी से नहीं आने वाली है। सेंटिमेंटली जरूर फर्क पड़ता है, कुछ एक इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत लंबा ये चलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है आपको एक मौका दे रही है खरीदारी करने का। अब समय की अवधि मैं नहीं कह सकता कि 2 दिन 3 दिन में ये सुधरेगा या हफ्ते में सुधरेगा, लेकिन अगर आप मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक, खास करके ऐसे स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत साउंड हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, लार्सन हो, इनको अक्यूमुलेट करने के ये शानदार मौके हैं। तो शायद इन डिप्स पर शानदार मौके अक्यूमुलेट करने के दिग्गज काउंटर्स को देखते हैं अब यहाँ पर किन लेवल्स पर किस स्टॉक में पोजीशंस आती हैं। अच्छा, इस बीच बाजार की चाल वैसी की वैसी, बिकवाली का सिलसिला बड़ा हुआ है। अच्छा, इस बीच आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो दिक्कत हुई है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने वो डेटा पॉइंट आपके लिए शेयर भी किया था, 32,000 करोड़ तक की बिकवाली दरअसल एफआईआईज ने की। इनफैक्ट 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली एफआईआईज की तरफ से
कल के सत्र में हुई, जहां पर 15,000 करोड़ तक का इन्होंने कैश में माल बेचा है। अचानक भारत के प्रति एफआईआईज का मोह भंग क्यों हुआ है, इसकी जानकारी लेने के लिए अब जोड़ लेते हैं हॉर्मस को। हॉर्मस, बताइए, अभी ये फिर से प्यार पनप रहा था और कल ही दिल तोड़ दिया? आपको याद होगा स्वर्गीय लता मंगेशकर का एक गाना, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। अगर ये एफआईआईज की चाइना की तरफ के प्रेम को अगर दर्शाया जाए तो ये वहाँ बड़ा फिट बैठता है। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से भारत से जो पैसा निकल कर जा रहा है, उस वजह से 4 साल में सबसे ज़्यादा एफआईआईज की सेलिंग हमें कल के सत्र में देखने मिली। 15,243 करोड़ का ये आंकड़ा था जहाँ पे एफआईआईज की बिकवाली हुई। अब ये बिकवाली हुई चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 2,000 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ तक की सेलिंग हमें देखने मिली। एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स में भी हमें बिकवाली देखने मिली। मगर ये पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर ये ऐसे सेलिंग देखने मिली है हमें एफआईआईज की तरफ से। बजट से पहले जनवरी के 2 दिन, लोकसभा चुनाव वाले के नतीजों के दिन हमें ऐसी बिकवाली देखने मिली, और 30 सितंबर को जहां पर बाजारों ने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद से जो ये बिकवाली का दौर शुरू हुआ, उस दिन भी हमें इस तरह की बिकवाली देखने मिली। अब ये अचानक एफआईआईज चीन के ऊपर इतने बुलिश क्यों हो रखे हैं? वो इसलिए कि चीन के बाजारों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, अंडर परफॉर्मेंस की वजह से वो होने ही थे। इकोनॉमी के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी पुश दी गई है वहां पर, और जो है चीन कर्ज को, ब्याज दरें काटकर कर्ज को सस्ता किया गया है। मगर कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो इस रैली को लेकर बुलिश नहीं है। जीक्यूजी के राजीव जैन है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे चीन के बाजारों में रैली हुई है, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद वो सारी रैली खत्म हो जाती है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका है, मगर क्या ये चीन का बाजार 3, 4, 5 साल के लिए निवेश करने लायक है? ये बड़ा सवालिया निशान है। सिटी ने भी अपनी नोट में कहा कि CSI 300 के इंडेक्स में 24% का उछाल हमें देखने मिला। पिछले हफ्ते में कई सारी पॉलिसीज का ऐलान किया गया, और इस रैली के बाद चीन के बाजारों ने भारतीय बाजारों के साथ कैचअप कर लिया है रिटर्न्स के मामले में। अब गेवकल रिसर्च ने भी कहा कि इस रैली अगर चल भी गई तो बहुत सारे ऐसे विदेशी निवेशक हैं जो चीन में निवेश करने से कतरा रहे हैं। तो चीन के लिए जो आपदाएं हैं वो भारत के लिए मौके हो सकते हैं आगे चलकर, और भारत का ये बुल मार्केट अब खत्म हो गया है, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो लोग तो कहेंगे, उनके अपने व्यूज हैं अब ये एफआईआईज का या तो अमर प्रेम है या सिर्फ गाने गजल तक का साथ है। ये आप तय करें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए, सच में ये सवाल तो उठ ही गया है कि चाइना और एफआईआईज का रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, इस बीच ईडलवाइज एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज की तरफ से जो भारी बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। राधिका, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, देखिए निफ्टी अपने पीक से महज 4-5% ही हल्का हुआ है। ये बताइए, क्या अब यहाँ से एक बड़ी मुनाफा वसूली की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है क्या? हॉर्मस कह रहे थे कि चाइना के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पर कुछ और गिरावट आ सकती है भारत में? See, I think 4% करेक्शन फ्रॉम द पीक को तो मैं करेक्शन भी नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आई थिंक बाजार में किसी भी पॉइंट पे 10 से 15% का करेक्शन तो हो ही सकता है। अगर आप बड़े से बड़े बुल मार्केट्स देखें, अगर आप 2004, 5, 6 जैसे भी ईयर्स देखें जब बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उनमें भी इन द मिडल आपको 10 से 15% का करेक्शन दिख सकता है। तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से नॉट जस्ट इंडिया, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये करेक्शन देखा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया अर्निंग सीजन है वो ज्यादातर ठीक ठाक गुजरा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक जब तक हमारी अर्निंग्स लेड रिकवरी है और लोकल फ्लो स्ट्रॉन्ग है, होपफुली ये करेक्शंस बहुत डीप नहीं रहेंगे। ओके, अच्छा राधिका जी, एग्जैक्टली क्या इंडियन मार्केट्स को जो हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर हम 2 दिन से डिस्कशन यही कर रहे हैं कि एफआईआईज का एग्जिट क्या हो रहा है, एग्जिट क्यों हो रहा है? क्या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस चाइना के मार्केट इस वक्त एक अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशन होल्ड करते हैं क्या? और यही एक कारण है कि वो हमको इस वक्त एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, कंपटीशन तो है, बिकॉज अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, जो बड़े मार्केट्स हैं जहां आप साइजेबल कैपिटल डाल सकते हैं, आज वो इंडिया और चाइना ही हैं। लेकिन दोनों बहुत अलग तरह के मार्केट्स हैं। हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया का लार्जेस्ट
चाइना ऑफशोर फंड भी रन करते हैं, तो वी लुक एट दैट मार्केट वेरी क्लोजली। चाइना एक बड़ा मार्केट है, लेकिन एंड वैल्यूएशंस भी वहाँ रिलेटिवली सस्ती हैं। एक एफआईआई के लिहाज से जब आप मार्केट्स देखते हैं तो आप इंडिया भी देखते हैं, आप चाइना भी देखते हैं, आप सारे मार्केट्स देखते हैं, तो वहाँ वैल्यूएशन का आपको एडवांटेज है। लेकिन जो ग्रोथ में एक स्लो डाउन है वो भी लोग देखते हैं। सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ, इनफैक्ट जब मैं बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में जाती हूँ, एफआईआई से बात करती हूँ, तो एक तरफ उन्हें इंडिया दिखता है जो सस्ता नहीं है लेकिन ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ चाइना है जहां वैल्यूएशन सस्ती है लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो हर इन्वेस्टर अपना एक अलग कॉल लेगा। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है सेलेक्ट एफआईआईज आर सेइंग चलो इंडिया में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाइना में थोड़ा सा डाल देते हैं। तो एफआईआईज के साथ ये टैक्टिकल एलोकेशन मुझे लगता है चलता रहेगा। गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट हाउएवर इज कि हमारे जो फ्लोज रहे हैं जिस इस टाइम पे जब मार्केट बढ़ा है, वो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लोज रहे हैं। एफआईआई फ्लोज तो इंडिया में जितने आने चाहिए वो एक्चुअली आए ही नहीं है। So even if there is some reallocation towards China, it is about future flows, not flows जो ज्यादातर इंडिया में आए हैं। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि आजकल हमने देखा है कि चाइना की तरफ सिर्फ भारतीय बाजार से पैसा निकल कर नहीं जा रहा है, दूसरे मार्केट से भी जा रहा है। चाइना ईटीएफ आजकल की सबसे हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है जो मार्केट में बिक रही है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, चाइना में जो भी स्टिमुलस आया है, ये क्या आपको लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा चेंज दिख रहा है? क्योंकि पहले भी इस तरह के स्टिमुलस आए हैं और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन ये अब की बार ये कितना अलग है जो पहले स्टिमुलस मिले हैं उसके कंपैरिजन में, और कितना पैसा बन सकता है फिर इन चाइना वाले एक्सपोजर वाले फंड्स में या फिर ईटीएफ्स में? दिस इज अ ट्रिकी थिंग टू से, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने शुरुआत करी ये लॉन्ग टर्म पूछने से, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड एंड हमने अपने चाइना फंड में ये एक्टिविटी देखी है। पिछले 2 हफ्ते तक कोई एक्टिविटी नहीं थी फंड में, बहुत म्यूटेड एक्टिविटी थी। इन द लास्ट 3-4 days there's a lot of activity in our fund, बहुत लोग इंक्वायर कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, हम लोग सबसे कह रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक चाइना में पैसे डालने वाले हैं, अगर आपका सच में 5-10 साल का होराइजन है, तभी आप डालिए। क्योंकि लंबे समय में अगर आप देखें तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक डोमेस्टिक मार्केट वहां बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि मैंने एफआईआई के नजरिए से भी कहा, वैल्यूएशंस का आपको फायदा है। और थोड़े से स्टिमुलस मेजर्स हाँ आए हैं टू रिवाइव कंजम्पशन, टू रिवाइव रियल एस्टेट, एंड आई थिंक चाइना में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी। और जो पोस्ट कोविड कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था, उसको रिवाइव करने का एक मौका है। इक्विटी मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करने की तरफ कुछ अटेम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं। The problems and the uncertainty does not go away overnight. मुझे बस ये वरी है कि लोग छोटे बाउंस के लिए, जो शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आ रहे हैं, वो ना आए, लंबे समय के लिए आए। तो ये इनफैक्ट वो चाइना का फैक्टर है जो इस समय भारतीय बाजारों पर हावी पड़ता हुआ। शुक्रिया राधिका, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। इनफैक्ट ईडलवाइज का एक ग्रेटर चाइना फंड है, उस पर हम राधिका से डिटेल में बातचीत करेंगे और उसका वो पूरा अंश आप देख सकते हैं आज शाम को और ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड फायदेमंद फंड में। मार्केट इस बीच वीरू 25,000 के नीचे 24,998 के स्तर छूता हुआ दिखाई दिया कुछ ही सेकेंड पहले, तो प्रेशर डेफिनेटली है। और इस घंटे जो बिकवाली का दबाव आ रहा है, जो फ्रेश सेलिंग आई है वो फार्मा कंपनियों की तरफ से आई है। अचानक अब देखिएगा सिप्ला का क्या हाल हुआ है। सिप्ला 4.25% नीचे है, 2.5% मिनटों में टूटा ये काउंटर, वो चार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। डॉक्टर रेड्डीज में भी अचानक वो बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इनफैक्ट वो नए कट्स मार्केट में आते हुए दिखाई दिए हैं। चार्ट्स पर राजेश बहेती, ये सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज अचानक इतनी बिकवाली क्यों आ गई? आशीष बहेती। आई थिंक सिप्ला में तो जिस हिसाब से अचानक से गिरावट देखने मिली है काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि 4.5-5% का फॉल ऑलरेडी देखने मिल चुका आ गया है। इन लेवल्स पर भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन कोई भी पुलबैक आ रहा है तो वहाँ पे ज़रूर एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट किया जा सकता है। 1600 का जो जोन है, अगर उसके पास आता है ये वापस, तो वहाँ पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहिए और 1620 का स्टॉप लॉस लगाकर जिनके पास भी लॉन्ग शॉर्ट है बने रहे। आई थिंक 1550 तक अब ये ट्रैवल कर रहा है।
तक फिसलता हुआ। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स एक बार लेकर आएंगे क्या स्क्रीन पर, क्योंकि आप ये देखिएगा बिकवाली की एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई सिप्ला में, डॉक्टर रेड्डीज में साफ दिख रहा है। सन फार्मा भी ऊपरी लेवल से 0.5% फिसल चुका है। और जो अब निफ्टी से बाहर निकला डीवीज लैब, और इस पर सुबह में हम बाई साइड का कॉल सुन भी रहे थे, वो भी अब थोड़े से नुकसान की तरफ ही इंच कर रहा है। तो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई। एक बार फार्मा इंडेक्स दिखाइएगा। और राजेश अग्रवाल, अगर कुछ समझ में आ रहा है या फिर यहाँ पर भी मौका मिला तो पोजीशंस कटी हैं, कैसे देखें? नेली 140 पॉइंट नीचे है फार्मा इंडेक्स बैठे बैठे। देखिए, मुझे लगता है कि जो बिकवाली आई है वो पूरे फार्मा पैक में आई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं और अपने कारणों से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लुपिन की ही बात ले लो तो लुपिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, केपेक्स लगभग पूरा हो गया है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 22 से 25% तक की एबिटा मार्जिन आएगी, 15% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा। कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं आने वाले 1.5 से 2 साल में। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो FY26 की अर्निंग के हिसाब से अभी सिर्फ 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के प्रोडक्ट पाइपलाइन है और जो मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, उसे देखते हुए मुझे लगता है इसे 2400 साढ़े 2400 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ल्यूपिन पे आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है। 2200 पे अच्छी स्ट्रेंथ ल्यूपिन में है। आज के गिनर्स की लिस्ट में इसमें ये पड़ा भी हुआ है अभी तक। मीनवाइल आप जरा देखिए NBFCs को, ये M&M फाइनेंस तो खैर सुबह से हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आफ्टर द क्वार्टरली अपडेट्स 297.50, उसके बाद और जो गंभीर आज सेल ऑफ हुआ है M&M में 3052, L&T फाइनेंस में 175.60, कैनफिन होम्स बैकफुट पे 3.5% नीचे। राजेश अग्रवाल जी, हालांकि अभी हर्षदा जी ने जो नाम लिया था ना, राजेश ने क्या था, राजेश बाहेती जी। हर्षदा, ये कोई टेक्नो फंडा गेस्ट होगा क्या? अगर होगा तो हाँ। कुछ नई चीज क्रिएट कर लेनी चाहिए। हाइब्रिड राजेश बाहेती, हाइब्रिड, हाँ, यस एग्जैक्ट नेम, द हाइब्रिड वर्जन है टेक्नो फंडा। खैर, अच्छा, राजेश जी से ऑन सीरियस नोट प्रश्न पूछता हूँ। राजेश जी, ये 3 दिन में जो हुआ है ना NBFCs में, उसको लीड किया है बजाज फाइनेंस ने। आपका टेक क्या है? इस प्राइस पर क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको NBFCs में ग्रैब करने के लिए, या फिर लेटर और सूनर? देखिए, NBFCs में हमारी पॉजिटिव राय रही है कई महीनों से, रेदर कहा जाए तो, जिसमें कुछ एक स्टॉक जैसे बजाज फिनसर्व है जो कि बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। उसके अलावा उसमें दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भी होल्डिंग उसमें है। अपनी NIMs अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा अगर थोड़े से मध्यम रेंज में आया जाए तो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल सबसे बेटर पड़ता है। ब्लैक रॉक के साथ उनके जो करार हुए हैं, जिस तरीके के इंश्योरेंस वगैरह में, नए वेंचर्स में वगैरह जाने की बातें कर रहे हैं, कामत साहब हेल्प में, इन सब चीजों को देखते हुए लंबी अवधि से मेरा मतलब है कोई 2-3 साल के लिए वेट कर सकता हो तो जियो अच्छा लगता है। पूना वाला की बात की जाए तो लगातार आप देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर उनके AUM में बढ़त देखी गई है, उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई है, एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है। ऐसे ये 2-3 NBFCs है जिसमें हमने लगातार बाइंग की कॉल दी है और अभी भी हम समझते हैं कि यहाँ से एक अच्छी बढ़त हो सकती है। तो कुछ छोटी NBFCs और ऑफ कोर्स जियो फाइनेंशियल पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि अब NBFC की बात हुई है तो बैंकों की तरफ भी बढ़ जाते हैं। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। HDFC बैंक के लिए 2 चीज़ें थी। आज सुबह में एक तो Q2 का अपडेट आया, साथ ही सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी ने दरअसल जारी किया है। स्टॉक में सुबह में अच्छा एक्शन बना, लेकिन ये भी बाजार की तरह ऊपरी लेवल से फिसला है। लेकिन ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के क्या मायने हैं? MSCI का जो दोबारा से रिव्यू होने वाला है नवंबर में, क्या इनफ्लोस फिर बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जग रही है? ज़्यादा डिटेल्स के लिए यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए इस अपडेट को कैसे पढ़ें? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक कि जो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो MSCI का रिव्यू होना है नवंबर में, यहाँ ब्राइट चांसेस हैं कि HDFC बैंक का वेटेज बढ़ जाए। अगर हम फॉरेन हेडरूम की बात करें तो जो सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसके अंदर हेडरूम लगभग 25% है और 20% की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी।
और क्योंकि ये हेडरूम है तो जो फ्री फ्लोट फैक्टर होता है वो 75% की बदली 100% जो है वो माना जाएगा, जिसके कारण HDFC बैंक का MSCI ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज 1.6% बढ़ेगा। और क्योंकि वेटेज बढ़ेगा तो अनुमान यह है कि $1.5 बिलियन यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नवंबर में जो रिव्यू होने वाला है उसके बाद जो रीबैलेंसिंग होगी यहाँ HDFC बैंक में इन्फ्लोज आएंगे। क्वार्टरली अपडेट भी अच्छा था HDFC बैंक का, जहाँ डिपॉजिट ग्रोथ, जहाँ मार्केट कंसर्न था वहाँ डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 15% आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिक्वेंशियली भी 5% का ग्रोथ है। स्टॉक एक मजबूती के साथ शुरू हुआ, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ स्टॉक में अभी लगभग 1.5% की डाउन टिक आप देख रहे हैं। तो ये इनफैक्ट HDFC बैंक की बात हुई। हम लगे हाथ यतिन, अगर बजाज फाइनेंस के भी अपडेट का जिक्र हो जाए, क्योंकि ऐसे देखिए प्लेन वनीला तो ठीक लग रहा था, लेकिन इसके अंदर बारीकियां कुछ और कहती हैं। बिल्कुल, देखिए ये ग्रोथ स्लो हो रही है। पिछले 5-6 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ में क्लियरली एक स्लो डाउन आ रहा है। अगर हम न्यू लोन बुक की बात करें तो केवल 14% का ग्रोथ है, जो 20% के ऊपर रहता था। AUM ग्रोथ की बात करें तो 30% के नीचे है, 29% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। और डिपॉजिट्स अगर बात करें बजाज फाइनेंस की तो इन्होंने अच्छी मोबिलाइजेशन की है, साल दर साल बेसिस पे लगभग 21% की ग्रोथ है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रोथ केवल 20,000 करोड़ का है अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें। और अगर हम नोमुरा की बात करें, ब्रोकरेजेस की बात करें, तो इनका कहना यह है कि यहाँ न्यूट्रल रहें, टारगेट उनका 7,500 है। और अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, तो वो कैसा रहेगा उस पर निर्धार रहेगा स्टॉक का परफॉर्मेंस। मॉर्गन स्टैनली की हालांकि ओवरवेट है, टारगेट है 9,000 रुपये, और इनको लगता है कि Q3 कमेंट्री जो है वो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ग्रोथ के लिए बताएगी और क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बताएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आगे आने वाले जो रिजल्ट्स हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो शेयर परफॉर्मेंस पे की मॉनिटरेबल रहेगा। स्टॉक आज 3% नीचे। NBFCs की हम वैसे भी बात कर रहे थे। शुक्रिया यतिन इस फिलहाल अपडेट के लिए। अच्छा, इस बीच एक अपडेट आ रहा है कि चाइना मेड EVs पर 45% तक का टैरिफ लगाएगी EU। ये आई थिंक ब्लूमबर्ग के हवाले से अभी अपडेट आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने वोट कर दिया है। वो चाइना वाले EVs पर जो टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था उस पर 45% तक का टैरिफ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको हम इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि आपको जहन में रखना है टाटा मोटर्स का शेयर वहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 928 के लेवल्स पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ फ्लैट है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट दरअसल आती हुई, और इसी का दरअसल एक ओवरहैंग हमने ओवरऑल EV प्लेयर्स ग्लोबली देखा था। अब EU ने वो डिसीजन ले लिया है। चार्टिकली कोई सेंस बन रहा है मानस टाटा मोटर्स में इस समय, कंसिडरिंग पूरा ऑटो पैक आजकल फिर से थोड़ा फिसड्डी हो चला है? तो देखिए, खरीदारी तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 दिनों से अगर आप देखिए तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकडाउन है तो शायद गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी 960 रुपए से पहले नहीं करनी है। अगर 960 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 920 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे गिरावट बढ़ेगी तो आपको 890 रुपए तक के भाव भी देखने को शायद मिल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। नजर रहेगी स्टॉक पर कैसे रिएक्ट करता है इस खबर के बाद। चलिए एक लेंगे ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। एक आज का एक और आप कह सकते हैं एक्सीडेंट वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। क्या पढ़ना चाहिए इसके Q2 अपडेट में, इस पर मंगलम को जोड़ेंगे आगे। स्वागत है आप सभी का फिर से कमाई का अड्डा में। निफ्टी अभी भी डेलों की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, और टॉप लूजर्स के क्रम में एक बार फिर से अगर आप देखिए NBFCs में आज बजाज फाइनेंस 250 रुपये नीचे ट्रेड करता है, और बट एज ऑफ नाउ प्रेशर डालते हुए HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, रिलायंस क्लियरली FI सेलिंग आज भी इंटेंस है। इसको देख के आप महसूस कर सकते हैं। कविता जी इस बीच पैनल में जुड़ चुकी हैं, और कविता जी गुड आफ्टरनून। आपका इस वक्त का कन्विशन ट्रेड क्या रहेगा? Very good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everyone. Well, selling pressure है मार्केट में, और मुझे लगता है ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1845 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये काउंटर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1800 and 1790। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, ओबेरॉय रियल्टी एक सेल साइड का ट्रेड। आई थिंक सुबह में भी प्रशांत ने इस पर एक शॉर्ट कॉल दिया था, और कविता जी भी कह रही हैं यहाँ पर वीकनेस आगे बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की। स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज सुबह से ही दरअसल डीमार्ट का शेयर
मंदी में है, करीब 4-4.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तिमाही का अपडेट आया, लेकिन उससे बाजार खुश नहीं है। स्टॉक में 4% का नुकसान क्यों आ रहा है, क्या डर है बिजनेस को लेकर? मंगलम हमारे साथ है। मंगलम, बताइए। तो डीमार्ट के जो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स हैं आप देखें तो उसमें 14% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। लोग कहेंगे कि 14% तो ख़राब नहीं है, पर अगर आप डीमार्ट के खुद के ग्रोथ को देखें तो पहले क्वार्टर में उन्होंने 18% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। तो 18% इन Q1 से 14% थोड़ा नीचे है। दूसरी बात कि अगर आप पिछले 3 साल का कंपाउंडेड एनुअल रेट भी देखें तो करीब 16% के आसपास होता है। तो ये ग्रोथ ना ही पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले 3 साल के औसत से भी कम है। इसलिए स्ट्रीट को थोड़ा सा डर लगा था। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो उन्होंने इस क्वार्टर में 6 स्टोर्स ऐड किए हैं, पिछले क्वार्टर में 6 स्टोर्स ऐड किए हैं। अगर पिछले साल से लेके अब तक देखें तो जो उनका जो स्टोर नेटवर्क है वो 12.2% से बढ़ा है। तो अगर 12.2% से स्टोर नेटवर्क बढ़ा है और रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, वो मतलब है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 1-1.5% से बढ़ा है। ये नंबर पिछले क्वार्टर करीब 5% था। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आपकी सेल्स ग्रोथ 14% है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 1.5% है, तो मार्जिन्स डीमार्ट के जो काफ़ी क्वार्टर्स से अंडर प्रेशर थे वो और भी अंडर प्रेशर हो सकते हैं। तो अगले क्वार्टर में प्रोडक्ट कैटेगरी कैसा है, मार्जिन्स कैसा है और एट द सेम टाइम आगे जाके कंपनी ग्रोथ कैसा दिखाएगी वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी समय उन्होंने अपने जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है डीमार्ट रेडी, वहाँ पे भी काफ़ी ऑफर्स बढ़ा दिए थे। तो इन सब चीज़ से कंसोलिडेटेड मार्जिन्स में थोड़ी सी तकलीफ आएगी या नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। 2 चीज़ें और भी देखने मिलेगी कि क्या ये फुटफॉल्स कम हुए हैं डिमांड की कमी के कारण या कंपटीशन की कमी के कारण, कंपटीशन के बढ़त के कारण, या फिर ये फुटफॉल्स एक्चुअली कम हुए हैं क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र में और गुजरात में काफ़ी बारिश थी इस टाइम, काफ़ी फ्लड्स थे, तो लोग दुकानों पर नहीं जा पाए थे, या उनका कोई इन्वेंट्री चेंज या टेक्निक बिलिंग सिस्टम चेंज या कुछ ये सब है। उसके लिए आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा जब कंपनी अपने रिजल्ट्स बताएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। डीमार्ट का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है। द नेक्स्ट बिगेस्ट रिटेल कंपनी इज ट्रेंट जो 2.8 लाख करोड़ है। और इन दोनों का जो फासला है उसमें सारी रिटेल कंपनीज आ जाते हैं। तो वैल्यूएशन के तहत भी डीमार्ट बहुत सस्ता तो है नहीं, इसलिए आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था, डिक्लाइन के मूड में था। डीमार्ट में सोचा था 4% डिक्लाइन हो जाए। मंगलम, एक्चुअली इस पर हम चर्चा न्यूज़ रूम में भी कर रहे थे। एक तो डीमार्ट का स्टोर वो छोटा स्टोर होता नहीं है, इनको बड़े स्टोर की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या रेंटल्स का भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कमर्शियल रेंटल्स अक्रॉस एटलीस्ट महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुंबई की तो बात डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके सामने फिर आपके पास दूसरा विकल्प है क्यू कॉमर्स से, आप जेप्टो से, ब्लिंकिट से कुछ भी सामान फ्री ऑफ चार्ज, प्रोवाइडेड वो 500 रुपए के ऊपर का हो या 300 रुपए के ऊपर का हो, घर में मंगा सकते हैं। डीमार्ट रेडी वो पहले नहीं कर रहा था, यू हैड टू पे अ चार्ज। क्या वो भी इनके अगेंस्ट प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये क्यू कॉमर्स एक बड़ा पेन पॉइंट बन गया है एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे प्लेयर्स? तो आपने 2 बातें कही। सबसे पहले तो रेंट की बात, वो उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि डीमार्ट का जो मॉडल है वो अपने स्टोर्स खुद ओन करता है, तो उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता है। या अगर जो वो रेंट पे भी 2-4 स्टोर्स रखते हैं वो बहुत लंबी अवधि के लिए रेंट रहता है। तो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स दैट इज़ नॉट एज बिग अ रिस्क। क्विक कॉमर्स की बात है तो मैनेजमेंट ने हमें कहा था, जब हमने मैनेजमेंट से इंटरव्यू किया था, उन्होंने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि क्विक कॉमर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको वो देख रहे हैं, जिससे वो सीख रहे हैं, और जो इंडिया के लिए काफ़ी कन्वीनियंट मोड ऑफ सेल्स साबित हो सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने डीमार्ट रेडी और उनके जो 2-4 बड़े स्टोर्स थे उनको भी ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स बना दिए थे। अब वो ब्लिंकिट जितने तेज़ तो नहीं, ना ही जेप्टो जितने तेज़ हैं वॉल्यूम में, बट उन्हें ये मालूम है कि अगर हम डीमार्ट रेडी के तहत क्विक कॉमर्स भी करेंगे, जो भी करेंगे लोएस्ट प्राइस पे करेंगे और अपने बैलेंस शीट को या अपने इनकम को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि उस वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे या मार्जिन्स पे लंबी अवधि के लिए कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर बैलेंस शीट हाइजीन। शुक्रिया मंगलम इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट इस स्टॉक का एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट लेकर आइए, पिछले 6 महीनों में इसने क्या किया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और फिर राजेश अग्रवाल से पूछते हैं। 3 महीने में कुछ नहीं, कहीं नहीं गया ये काउंटर, 0.5% की गिरावट इनफैक्ट देखने को मिली है। राजेश जी, एक समय था ये बहुत हॉट स्टॉक था, अब ये वैल्यूएशन का प्ले कहिए
चाहिए, या फिर द वेरी फैक्ट कि कई सारी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस में आदित्य पलीचा जेप्टो के फाउंडर को इनवाइट किया गया और उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि शायद अगले 18 से 24 महीने में जेप्टो कल की कंपनी ये डीमार्ट को भी पीछे छोड़ देगी। इस सब के बीच फिर रिटेल निवेशक को क्या करना है, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट का जो दबदबा पहले रहा करता था, क्या वो आगे रहेगा या नहीं? हर्षदा जी, आपने सही कहा कि जेप्टो ने ऐसा कहा कि वो एवेन्यू को पीछे छोड़ देगा, मैंने भी कहीं पढ़ा था। देखिए, ये गलत है कि कौन किसको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, खास करके कंज्यूमर गुड का, और सबके लिए जगह है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आ जाएंगे तो ऑफलाइन वालों की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि जिसको नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से सामान लेना है या एवेन्यू सुपरमार्केट से लेना है तो वो लेंगे। कई जगह तो डीमार्ट जैसे स्टोर जो होते हैं फैमिली आउटिंग की जगह होती है, जो संडे को लोग आउटिंग के लिए चले जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ये बात अपनी जगह सच है कि ऑनलाइन की तरफ से थोड़ा फर्क तो पड़ा है, क्योंकि एक कन्वीनियंस का फैक्टर है। दूसरे अगर वैल्यूएशन की बात करें, जैसे मंगला में भी बता रहे थे कि 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, 377 स्टोर। आप सोचो कि 300 साढ़े 300 स्टोर इनके खुद के हैं, आई एग्री, बट स्पेंसर को आप देखो, वही 350 400 स्टोर, वैल्यूएशन कहाँ है? 3 फिगर में, और यहाँ 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। पीई भी देखो, 3 डिजिट पीई है। ग्रोथ सिर्फ 14% आई है, सेम से ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है। पिछले क्वार्टर्स में 6 नए स्टोर इन्होंने जोड़े, आगे आने वाले दिनों में 25 नए स्टोर जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ रुकी हुई है, वैल्यूएशन सबसे बड़ी चिंता है। कंपनी बहुत अच्छी है, लगातार कमाई कर रही है, जबकि दूसरे रिटेल चेन्स को देखेंगे तो लॉस में चल रहे हैं कई रिटेल चेन्स, लेकिन ये कंपनी कमाई कर रही है, ये तय है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, 3 डिजिट पी, मैं समझता हूँ अभी भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके चलिए, तो ये है डीमार्ट पर आपका व्यू। इस बीच निफ्टी डे लो अगेन 25,000 की ट्रैजेक्टरी में एक छोटा सा 30-35 पॉइंट का पुल बैक आया था, लेकिन एज ऑफ नाउ इस क्लोजिंग में शायद 25,000 होल्ड कर रहा है। मैम 246 तक रीजनेबली होल्ड कर रहा है 25,000 का प्राइस। 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी के सौजन्य से, एफएनओ सुपरस्टार रचना वैद्य जी पिक करेंगी, कविता जी पिक करेंगी चार्ट का चमत्कार, और राजेश अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा आज का मिड कैप फंडा। सस्ता ऑप्शन कल चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज का ऑप्शन ट्रेड आप? जी वीरेन जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक इसे पुट के थ्रू ही प्ले करना बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब की गिरावट है आई है पिडिलाइट में, ये अलार्मिंग है। और 3200 का जो पुट राइटर का जोन है उसे चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है ये स्टॉक। हमें लग रहा है 75 पे पुट चल रही है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 60 रुपीज़ का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है जो पहला टारगेट है वो 90 और 120 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो ये पिडिलाइट पर आपके लिए राय 3% नीचे। इनफैक्ट पिडिलाइट से ही अब फोकस कच्चे तेल पर बढ़ाते हैं, जहां पर मनीषा भी तैयार होगी हमें बताने के लिए कि क्या एक्शन बनता दिखाई देगा। मनीषा से जानेंगे, लेकिन एफएनओ सुपरस्टार का ये कड़ी खत्म कर देते हैं। रचना जी, सॉरी, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं चुनूंगी एसीसी के फ्यूचर्स को, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एसीसी के फ्यूचर्स 2828 पे ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। यहाँ पे 2428 पे ट्रेड कर रहे हैं। 2450 का एसएल अगर यहाँ लगाएंगे हम, और अगर शॉर्ट जाएंगे तो डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 2400 और उसके बाद 2380। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया एसीसी फ्यूचर्स शॉर्ट। कविता जी, आप क्या ट्रेड पिक कर रही हैं चार्ट के चमत्कार के लिए? या सो वीरेन जी, बर्जर पेंट्स को शॉर्ट करेंगे और ना डेली चार्ट के अपने 50 EMA के नीचे जा चुका है, और आज के दिन के लो को ये ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। सो 565 560 के प्राइस टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 581 पर। ओके, बर्जर पेंट्स बिकवाली का एक और ट्रेड आता हुआ। राजेश अग्रवाल जी, आपका एक ट्रेड बचा है, फिर मिड कैप फंडा क्या रहेगा? डेटा पैटर्न्स के साथ जाना चाहेंगे। 52 वीक हाई अगर आप देखो तो 3600 रुपए के आसपास है, और इस बार 2300 में कारोबार कर रहा है।
बहुत कंफर्ट दे रहा है प्राइस का जो करेक्शन आया है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये हम सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है और डिफेंस फैक्टर में डिफेंस मार्केट में जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसे इनकैश करने की बात है। खास करके जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन आया है डिफेंस प्रोडक्ट्स में उसको लेकर के, और इनके कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और डिफेंस मेजर जैसे DRDO, HAL के साथ ये कामकाज कर रही है। FY25 का गाइडेंस इन्होंने 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ का और 35 से 40% एबिटा मार्जिन्स का दिया है और करीब करीब 2 से 3 हजार करोड़ के ऑर्डर के ये अगले 3-4 साल में इनको उम्मीद है। इस वक्त की ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 1200 करोड़ की है जो कि 2 साल के रेवेन्यू के बराबर है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। वैल्यूएशन देखेंगे तो 42 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। तो सॉलिड विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, अच्छे वैल्यूएशंस, अच्छी ऑर्डर बुक और डिफेंस का एक बड़ा मार्केट, मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। हमारे हिसाब से साल भर में कम से कम 20 से 25% की बढ़त इसमें हो सकती है। डेटा पैटर्न्स आपके लिए करीब 1.5% के गेन्स दिखा रहा है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू, फटाफट से मैं आपके लिए वो ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन में पिडिलाइट की चर्चा से की। 3200 का यहाँ पर आप पुट लेकर चलेंगे, 90 का टारगेट रहेगा, 76 के आसपास है माइंड यू ये ट्रेड इस समय। दूसरी तरफ ACC पर भी शॉर्ट कॉल आ रहा है 2400 और फिर 2380 के टारगेट के लिए मंदी का ट्रेड। ACC के बाद बर्जर पेंट भी कविता जी कह रही हैं मंदी ही करनी है, 565 560 के टारगेट्स रहेंगे। और फिर डेटा पैटर्न्स पर एक राय आ रही है जहां पर एक और शॉर्ट कॉल आ रहा है। अच्छा, इस बीच IDFC फर्स्ट बैंक टोटल एडवांसेस में कुछ इजाफा देखने को मिला है, करीब 21% का ईयर ऑन ईयर। ये Q2 अपडेट कंपनी ने अभी शेयर किया। कासा डिपॉजिट में लगभग 37% का इजाफा है। इनका टोटल डिपॉजिट कितना बड़ा है वो भी अब नंबर आ जाएगा तो देखेंगे वहाँ पर कुछ पिकअप देखने को मिला है या नहीं। लोन एंड एडवांसेस करीब 21% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये है आपके लिए एक और बैंक का Q2 अपडेट। लेकिन फोकस अब कच्चे तेल पर करेंगे और यहाँ से बहुत बड़ा क्यों निकल कर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया, उसके बाद कच्चे तेल में एक बार फिर तगड़ा उबाल देखने को मिला। $78 पर ब्रेंट पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अब सवाल यही है कि यहाँ से कितना और तेजी का आलम बनता दिखाई देगा। मनीषा, वो एक बयान काफ़ी था कल और आज में 5% का मूव दिखाने के लिए। इनफैक्ट कई सारी आई थिंक ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि और कुछ लोग तो $100 की भी बात कर रहे हैं। क्या वैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि या उतना फियर बन गया है? हमारे लिए फियर, शायद कमोडिटी ट्रेडर के लिए नहीं। अगर आप बुलिश हैं तो क्लियरली नहीं, लेकिन हर्षदा अगर एक स्टेप पहले लें और रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर जाएं तो जून 2022 में जब ये हुआ था तब हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस को $122 तक जाता हुआ देखा था। ऑफ कोर्स उस साल की क्लोजिंग काफ़ी नीचे $85 के आसपास आई थी। इस बार इस साल का हाई अब तक का 91 है। एंड इवन एज मिडल ईस्ट में ये सब कुछ चल रहा है उसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी अब तक देखने को नहीं मिली है। वो इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के ऊपर डायरेक्टली चाहे वो फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई अटैक नहीं हुआ है और हम एक ग्लोबल सरप्लस से जूझ रहे हैं। लेकिन सितंबर में 9% की गिरावट थी कच्चे तेल में। अक्टूबर में इस हफ्ते में हमने करीबन 9% की तेजी आते हुए देखी है कच्चे तेल में। इस हफ्ते की शुरुआत $71 के साथ हुई थी और 78 के ऊपर हम इस बार यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा तेजी है। वो इसलिए भी है क्योंकि आप एक वीकेंड में जा रहे हैं और अगर इजराइल ईरान पे रिटेलिएट इस वीकेंड पे करेगा तो आप एक शॉर्ट पोजीशन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए लोग खरीद के जा रहे हैं। अब इसमें 3 सिनेरियोज बन रहे हैं। एक तो ये कि अगर इजराइल यहाँ पर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करता है तो आप $6 से $7 की तेजी इमीडिएटली आता हुआ देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल का 1/3 कच्चा तेल यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। अगर ईरान उसके ऊपर कुछ करता है तो क्लियरली हम वो एक चोक पॉइंट यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, तो ग्लोबल सप्लाईज वहां से भी कमजोर हो सकती हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिनका बाजार अंदाजा लेके चल रहा है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आई है। और जैसे हर्षदा आप कह रही थी कि यहाँ से बाजार को लगता है कि $5-7 की तेज़ी तो बाकी है ही, लेकिन अगर ऑयल फैसिलिटीज़ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कुछ हुआ तो $20 जैसी तेज़ी का भी अंदाज़ा फिलहाल यहाँ से बाजार लगा रहा है। बस उम्मीद करें कि वीकेंड शांत रहे, कुछ ज़्यादा एक्शन ना बनता दिखाई दे, कोई किसी पर रिटेलिएट ना करे। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट उभर कर आ ज़रूर रहा है। अब ऐसे में राजेश अग्रवाल, ये आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए, आप पेंट स्टॉक्स देखिए, जो पिडिलाइट हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे,
इनमें क्या शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन परसिस्ट करता हुआ दिखाई देगा? पोजीशंस है तो क्या हल्की रहें? क्या आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, पेंट कंपनीज में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी थोड़े स्ट्रेट है, भले फिर वो एशियन पेंट्स हो या बर्जर पेंट्स हो, दोनों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जहां तक बात है, मुझे लगता है आईओसी और बीपीसीएल इसमें थोड़ा सा बेटर बैठता है, जहां अगर कोई चाहे तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकता है। खास आईओसी की बात की जाए तो अच्छी खासी पाइपलाइन है, 7 रिफाइनरीज हैं, 35-36 हजार गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो यहाँ पे और जो एक्सपेंशन है वो लगभग पूरा हो गया पाइपलाइन का। दिक्कत है कि अभी जो ये राइट्स इशू की अनाउंसमेंट करी थी पैसे उठाने के लिए, वो कॉल बैक किया गया कुछ अपने प्रमोटर लोगों ने ना बोला बोल करके। लेकिन मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे दे सकते हैं, खास करके आईओसी, बीपीसीएल, ये 2 स्टॉक। ओके चलिए, तो यहाँ पे ओएमसीज पे ये व्यू हो गया। मीनवाइल निफ्टी 24992 डे लो और बैंक निफ्टी एट 51439 डे लो, और निफ्टी आईटी जो एक समय आज इंट्राडे में करीब 42,600 तो गया था, तो इसका मतलब इस वक्त 600, 700, 770 अंक इंट्राडे हाई से क्लियरली हायर लेवल्स पे सेलिंग जो है वो इस वक्त विजिबल है। प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इनफैक्ट कुछ देर में जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। आई थिंक इस थोड़ी सी जो सेलिंग है उसकी मैपिंग करने के लिए और करना क्या चाहिए। मीनवाइल जरा एक बार आप लेके आइएगा जो पिडिलाइट की सेल कॉल दी थी आशीष भाटी जी ने, वो अच्छा करके गई, टिक बाई टिक चार्ट्स पे डीलो पे आती हुई। और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखूंगा जहां पे इस वक्त क्रैक बढ़ रहा है, दैट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एट 2868 डीलो की ट्रेजेक्ट्री में। मानस सुबह बात भी आई थिंक आपसे हुई थी या फिर मेरे ख्याल से आशीष से इस पे, ये आई थिंक जब 100 EMA की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता है तो इवन 200 और 200 से माइनस की ट्रेजेक्ट्री में भी रहने की इसके पोटेंशियल्स हैं। यही हुआ था फेब यानी 2024 में, यही हुआ था मार्च 2023 में। अभी आपका व्यू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर? देखिए, व्यू तो निगेटिव है क्योंकि स्टॉक ने 100 EMA एवरेज को भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। अब देखिए पॉइंट ये कि 200 EMA एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 2810 है, वो लेवल्स अगर सस्टेन होता है तभी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो शायद 50 वीक मूविंग एवरेज जो कि 2770 है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक लगता है, इसलिए इस गिरावट खरीदारी ना करें। जी हाँ, और ये गिरावट जो है किसी को नहीं छोड़ रही। इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स भी गिर रहा है 1530 पे डे लो की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ, यहाँ पेन है। और मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख रहा था जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है इस गिरावट में। कोरोमंडल को देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल को देखिए, अपोलो टायर स्पेस पूरा आज क्रैक हो रहा है। और बायोकॉन को देखिए, बायोकॉन 34860 पर, एस्कॉट्स को बोटा मीन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर 4038 पे डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ। और एक बार लिखिए आइए आप, बजाज फाइनेंस अब फाइनली 4% नीचे 7210। अब समझ यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि किस पर बात करें किस पर नहीं बात करें, लेकिन थोड़ी सी देखिए जाते जाते जो है वो मायूसी कम करते हैं। और लुक एट डॉक्टर लाल पैथलैब, देखिए बहुत डे हाई पे तो नहीं, डे हाई से रिट्रेस हुआ है, लेकिन बहुत एक शानदार क्लोज की तरफ पड़ रहा है। राजेश अग्रवाल जी, डॉक्टर लाल पैथलैब, और मैं आज सुबह इसको अपनी टीम में शामिल किया था। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, नॉट अ बाय कॉल, बट मेरे को टेक्निकल पॉइंट जो अच्छा लगा था वो ये था कि जनवरी 2022 का जो ब्रेकडाउन पॉइंट था उसने इसको रीगेन कर लिया। इस प्राइस का मतलब क्या राजेश जी, और डायग्नोस्टिक स्पेस क्या यहाँ से अगले 3-4 महीने के लिए लीड कर सकता है? कर सकता है, यानी इस वक्त कहना मुहाल है, लेकिन एक बात सही है कि वैल्यूएशंस ठीक हो गए हैं। बीच में बहुत सारी दिक्कत थी कि ऑनलाइन जो फार्मेसी डायग्नोस्टिक्स आए थे टाटा 1AMG की तरह से, जो विटामिन डी वगैरह की बहुत कम दामों में अपना प्रचार कर रहे थे, उसके बाद पूरे स्पेस में हमने एक सेल ऑफ देखा था। अब चूंकि इन्होंने वापस से टैरिफ इंक्रीज करना चालू कर दिया है और जिस तरीके से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इनके बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है न केवल डॉक्टर लाल पैथलैब बल्कि मेट्रोपोलिस, ये 2 ऐसे कंपनीज हैं इस स्पेस में जहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मेट्रोपोलिस में एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद प्रकाश दीवान हमारे साथ जो अब जुड़ गए हैं उनसे भी डिटेल में होगी बातचीत बिग मार्केट वॉइस में। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।
निफ्टी बैंक भी 51,465 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मार्केट का हाल थोड़ा सा नर्म दिख रहा है। 1:2 का रेशियो है इन फेवर ऑफ लूजिंग काउंटर्स। मेरी नज़र 2 मिनट पहले गई अमेरिकी फ्यूचर्स पर और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है। इनफैक्ट 43 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है। नैस्डैक और S&P तो हल्की सी बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो भारतीय बाजारों में अकेले दम पर इतनी गिरावट क्यों आई? क्योंकि एशिया में भी वैसे एक बुरा सेशन नहीं था। हांगकांग और निक्केई के मार्केट्स तेज़ी में थे। इनफैक्ट आज तो यूरोप भी तेज़ी दिखा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश दीवान। प्रकाश, ये अकेले इतनी धुलाई क्यों हो रही है हमारी? देखिए, FIs का जब पैसा आया था अर्चिता, तब हम लोग बिना कोई फंडामेंटल्स के सपोर्ट के भी ऊपर जा रहे थे। लिक्विडिटी का भाव था। अब FIs का पैसा जा रहा है तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। और होता ये कि जब FIs का पैसा जा रहा है और मार्केट में कुछ चीजें हल्की हो रही है तो वो हेवी वेट्स में फोकस ज्यादा था उनका। तो रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इस टाइप की कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन होने की वजह से इनमें मार्क ज्यादा पड़ रहा है। और ये इंडेक्स के बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आपको उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो कोई इतना खराब है नहीं। मतलब कहीं 800-900 शेयर आपके ऊपर है और 1600-1700 नीचे है, तो ये तो अक्सर होते रहता है। तो हमने ऐसा ये 8:16 वाला जो फॉर्मूला है, ये तो बहुत बार हुआ है मार्केट में, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन FIs के पैसे बहुत जल्दी निकलने की जिस रफ्तार से निकल रहे हैं और सामने DIs को पता है कि ये निकलने ही वाले हैं, तो आज निकल ले लेंगे। बाइंग की जल्दबाजी ना करके इन्वेस्टर भी स्मार्ट हो गए और होने भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास घबराहट वाला माहौल है। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने की जरूरत थी, जगह थी, मौका मिल गया, बहाना मिल गया। बहाना जरूर मिल गया है, लेकिन कहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ी सी करेक्शन डीप हो सकती है? मैं इंडेक्स के लिहाज से नहीं पूछ रही हूँ प्रकाश, मैं स्टॉक स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। कहाँ पर आपको लग रहा था कि लोगों को या फिर इवन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बस बहाना चाहिए प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि जब तक ये पुश नहीं आता वो नहीं करते हैं? नहीं, वो तो रहता ही ऐसा। देखिए, एज लॉन्ग एज मनी फ्लो इंटैक्ट रहता है और अर्निंग्स ठीक आते हैं, तो एक्चुअली हम एक चीज को याद रखें कि हफ्ते बाद हम लोग कुछ दिनों बाद हम लोग एक्चुअली अर्निंग्स पे फोकस शुरू कर देंगे करना। और जैसे ही अर्निंग्स का खुलासा होने लगेगा तो आपको ख्याल आने लगेगा कि BFSI में इम्प्रूवमेंट है कि कैप गुड्स में है कि केमिकल्स में है। तो जिस भी सेक्टर में आपको अर्निंग्स का इम्प्रूवमेंट दिखता है और डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता, मुझे लगता है वहां पे आपको बाइंग आएगी। लेकिन माहौल इस टाइम का ऐसे था कि क्वार्टरली अर्निंग्स जो सितंबर की आनी है उसमें डिसअपॉइंटमेंट शायद ज्यादा हो और एनकरेजमेंट कम हो। सो उस लिहाज से मार्केट में करेक्शन की फंडामेंटल कारण की वजह से थोड़ी सी जगह हो जाएगी। एंड हो सकता है यहाँ से कुछ और भी हम लोग गिरावट देख सकें, और दैट कैन बी ब्रॉड बेस्ड। मतलब वो सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स की गिरावट ना हो, वो हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में और थोड़ी सी गहरी हो जाए। ऑलरेडी 25-30% तो गिर चुके हैं, लेकिन और भी 15-20% की गुंजाइश बन जाएगी। जी, इस बीच आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे 51,384। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और मैं निफ्टी बैंक से ये डिस्कशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज से 3 रोज़ पहले HDFC बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास था और इस 4 रोज़ की सेलिंग ने HDFC बैंक को फिर धरातल पे ला के रख दिया है। अच्छा, ये जो FIs की सेलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट कि ये बैंकिंग को टारगेट कर रही है सबसे पहले, और बैंक निफ्टी ने पूरी सितंबर में डोमिनेट किया था, स्ट्रॉन्ग स्विंग दिए थे वर्सेस निफ्टी। अगर ये स्पेस थोड़ा सा और खाली होता है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में, आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे पहले प्रेफर्ड बैंक्स कौन से होंगे? और एक और चीज़, HDFC बैंक का क्वार्टरली अपडेट आपको लगा कैसा? तो मेरे जवाब में आपके दोनों सवाल कवर हो जाएंगे। HDFC बैंक का जो अपडेट है वीरू, बहुत ही इनकरेजिंग है। मतलब काफी क्वार्टर्स के बाद हमने इस टाइप का एक डिपॉजिट ग्रोथ आते हुए वापस देखा है। तो जो बैंक ने कशमकश की, जो मेहनत की पिछले 6-8 महीने में, उसका असर अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज FIs की एग्जिट होने की वजह से बाइंग नहीं आ रही है, इसलिए अदरवाइज HDFC बैंक इज वेरी गुड टू बाय एट दीज लेवल्स। यहाँ से आपको, आप सोचिए, अगर 1800-1900
के लक्ष्य जल्दी हासिल होने की भी उम्मीद जो सही है, जो रियलिस्टिक है, करेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 15%। तो यहाँ से 15-20% की तो गुंजाइश ये है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी एक फ्लोर सेट हो गया है। यहाँ से नीचे अगर आप बोले फंडामेंटल्स की वजह से HDFC बैंक गिर सकता है, हाँ, तो जो 2-4-5% गिर सकता है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय। और बहुत लोगों के पास HDFC बैंक अभी भी नहीं है। वो टाइम करेक्शन के दौर में काफी लोग निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर जिनको वापस अपने पोर्टफोलियो में इसका समावेश करना है तो ये बहुत बढ़िया लेवल्स आपको मिल रहे हैं, माहौल अच्छा मिल रहा है। ऑन द अदर पेकिंग ऑर्डर, अगर बैंक्स में आप बात करें, गिरावट सब में आनी है। NBFCs में अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो आप डेफिनेटली ये लेवल पे बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर सकते हैं। मैं बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मतलब एडवोकेट नहीं करता कि बजाज फाइनेंस, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे को बहुत हाई लगते थे हमेशा, लेकिन अभी वैल्यूएशन में टाइम करेक्शन की वजह से एक ये गिरावट में जो हाल हुआ है, अर्निंग्स कैचअप है, ठीक है, AUM ग्रोथ थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अर्निंग्स कैचअप आएगा और वैल्यूएशन आपके स्ट्रेच नहीं होंगे, तो एक बहुत बढ़िया एक वो भी आप नहीं होता। बट HDFC बैंक विद दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, जो आप कब से मांग रहे थे कि भाई मिल नहीं रही, डिपॉजिट लोन बुक नहीं बढ़ रही और सब कुछ बढ़ने लगा, सो आई थिंक फेवरेबल है मार्केट। बट वो हिम्मत चाहिए होती है ऐसे दिनों में शॉपिंग करना, बाइंग करना, थोड़ा सा लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल साबित होता है। बट जैसे जैसे आप सीजन होते जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस भी आपको आते जाएगा। मैं, क्योंकि आप बजाज फाइनेंस मेंशन कर रहे थे, मैं बजाज हाउसिंग पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है एक तो IPO में बहुत कम लोगों के हाथ लगा, फिर एक्साइटमेंट था, 150 पर लिस्ट हुआ तो अच्छा खासा पैसा बना, 180 पर सबने कहा अब नहीं लेंगे, आज फिर से 150 पर है, तो अपनी लिस्टिंग प्राइस पर आ चुका है। क्या इन लेवल्स पर लेंगे या फिर आगे कुछ और नीचे मिलेगा? HSBC ने कुछ ही देर पहले अपनी रिपोर्ट प्रिंट की है जो 110 का टारगेट दे रही है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मौका है या नहीं इस तरह की गिरावट में स्टॉक को कुछ खरीदना शुरू करें? क्योंकि है, देखिए, अगर आपको IPO के टाइम इतना पसंद था कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इसको अप्लाई किया, आपने ऐसे सारे कलेक्टिवली रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो किया, तो एज ए कम्युनिटी अगर हमको अच्छा लग रहा है तो आज ये भाव जब मिल रहा है तो क्यों नहीं। अब होता ये है कि हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगर हमने आज लिया है तो ये हर दूसरे दिन ये भाव थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए और ये सालों तक प्रक्रिया चलती रहे। ऐसा होता नहीं है। मार्केट में दौर आते हैं, हर्षदा आप जानती हैं, इतने सालों से आप मार्केट समझ के वो कर रहे हैं काम इसमें कि कंसोलिडेशन होगा, करेक्शंस आएंगे, फिर अप्रिसिएशन होगा, तो ये फेजेस सिक्लिकली आते रहेंगे, एक के बाद एक आते रहेंगे, और जो हम चाहे वैसी सीक्वेंस में नहीं आता ये सब चीजें। लेकिन आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस का हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में। वैल्यूएशन के तौर पे बाकी से एक्सपेंसिव है क्योंकि क्वालिटी ऑफ नंबर्स अच्छे हैं। आप ये देखिए, जो बाकी के हाउसिंग फाइनेंस के जो बिजनेसेस भी बड़े थे, जो बजाज का IPO आया, जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पे एक आपको चाल अच्छी दिखी थी, वो आज भी 1000 रुपए के आसपास है। तो ये नहीं है कि गिरावट हर एक चीज में आ गई, अच्छी चीजों में गिरावट नहीं है और नहीं आएगी। द पॉइंट इज कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप 5 साल 7 साल की व्यू से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ये फट से वापस मेरे को हफ्ते 10 दिन में पैसा बना के देके जाएगा, वो मेरे मतलब मैं नहीं वो उस टाइप के फ्यूचर में झांक पाता। लेकिन फंडामेंटली अच्छी चीज है, इसलिए पोर्टफोलियो में होनी चाहिए एलोकेशन वाइज। वो मैं जरूर सहमत हूँ इस बात से कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज डेफिनेटली समथिंग यू कैन बाय एट लोअर लेवल्स। पर खरीदा जा सकता है, आज 150 है, देखते हैं आगे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ पर मिलता है निवेशकों को इसे खरीदने में। इस मार्केट में क्योंकि थोड़ा सा शेकअप देखने को मिल रहा है, जैसे आपने मेंशन भी किया, इतनी तेज़ी आ गई थी तो जायज़ है कि मार्केट ऊपरी लेवल से कुछ करेक्ट होगा। नॉर्मली जब भी मार्केट थोड़ा सा हल्का होने लगता है, मैं करेक्शन नहीं कहूँगी, हल्का होने लगता है, तो लोग थोड़ा बहुत सेफ्टी भी ढूंढते हैं। लेकिन फार्मा में भी बिकवाली आ रही है, FMCG स्टॉक्स की भी धुलाई हो रही है, तो कुछ सेफ्टी की तलाश होनी चाहिए या फिर जैसे ड्रिफ्ट हो रहा है होने दे, गो विद द फ्लो, और जब मार्केट थोड़ा सा काम हो जाए इस पूरे स्टॉर्म के बाद तब फिर सेफ्टी और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात की जाए। प्रकाश, करना क्या है इतने एक्शन के बीच? कल और आज में शांत बैठे या कोई ट्रेड लेना जरूरी है? नहीं, मैं तो शांत बैठने के फेवर में हमेशा ही रहता हूँ कि साल में जो एक्टिविटी करनी है वो तो कुछ दिनों में ही करनी है, बाकी तो आप अपना अभ्यास करते रहे, अपना समझते रहे, मार्केट देखते रहे, बट होता नहीं है, ये होना बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि करेक्शन के बाद जो फोमो आता है
लक्षिता, कि करेक्शन जैसे 2 दिन हमने करेक्शन देखा और मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई टेक्निकल कारण की वजह से आज मार्केट आपको करेक्ट होते हुए इसलिए नहीं, मतलब ऊपर की साइड नहीं दिखेगी क्योंकि वीकेंड पे क्या होगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेके ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो एफआईआई का पैसा चाइना जा रहा है, ये कोई वैसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली जाता रहेगा। और ये क्या कि आप सारा ही पैसा इंडिया से निकाल के चाइना डाल रहे हैं, आप नया पैसा भी तो चाइना लगा सकते हैं। तो ये तो अटकलें हैं, एक बहाना, जैसे मैंने कहा मार्केट ढूंढ रहा था। मैं फिलहाल तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, निफ्टी पे ना कीजिए। ये तो निफ्टी आज गिरी है और नीचे वाले स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं है, कल को उल्टा हो सकता है कि निफ्टी वहां की वहां रहे और आपके स्टॉक्स गिरते रहे। सो आप अपने स्टॉक्स की सूची बनाए, उसको फोकस करें, वैल्यूएशन कौन से फेयर लगते हैं, जैसे ही वो वैल्यूएशन के नजदीक आता है, वो वैल्यूएशन आए ना आए, और वो टारगेट नीचे करते ना जाइए। होता क्या है कि हम सोचते हैं 150 पे लेंगे, जब 150 आ जाता है बोलते हैं आप 125 पे लेंगे, फिर 100 पे लेंगे, तो आप ले ही नहीं पाते हो। सो आई थिंक यू शुड कीप फेयर वैल्यूज और उस पर एलोकेशन अपना जो है वो कन्विंस होके, बिना कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या करने की कोशिश कराए, लेकिन मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है वो कन्विक्शन लाने में कि कौन सा लेवल सही है। उसके लिए अपने एडवाइजर से बैठे, सलाह मशवरा करें, समझे, सीएनबीसी आवाज देखे, सवाल उठाएं, जवाब ले, वो सब करने के बाद आप ले सकते हैं। बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय इन दीज करेक्शंस, क्योंकि 2 महीने 1.5-2 महीने करेक्शन अगर चलता है तो ये कोई लंबा समय तो है नहीं। अगले साल जनवरी में जैसे ही आप आएंगे एक अलग दौर हो सकता है शुरू हो जाए, और सरकार ने जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दिखेगा आपको, आज नहीं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। तो अच्छे स्टॉक्स लीजिए, बट बी फोकस कि क्या लेना है। मार्केट गिरा है इसलिए नहीं लेना, हमारे स्टॉक्स की वैल्यू सही आ गई है इसलिए लेना। अच्छा प्रकाश सर, ये EBFRL और ट्रेंड में हल्की सी सॉफ्टनेस आई है, EBFRL वहीं का वहीं है। आपकी शॉपिंग लिस्ट में अगर EBFRL या फिर ट्रेंड थोड़ा कूलिंग ऑफ के बाद, स्पेशली ट्रेंड 6500, 6000, 6800 की रेंज में मिले तो ग्रैब करना चाहिए क्या? वीरू देखिए, ऐसा है कि ट्रेंड से तो मैंने पर्सनली, मेरे पास एक्सपोजर था बट मैं तो एग्जिट कर चुका हूँ। डिस्क्लोजर इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे ये वैल्यूएशन कतई जस्टिफाइड नहीं लगे थे कि इतने स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन जो है, इस टाइप के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को इतनी बड़े पैमाने में ग्रो होना पड़ेगा आगे चल के, ये मुश्किल हो जाता है। ABFRL में हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ग्रोथ अभी आनी बाकी है और ये होगा, लेकिन ये जो फेस्टिव सीजन की डिमांड आएगी और ये इंक्रीज होगा, ये जो है इसकी जगह आप अभी जो मार्केट है उसमें ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जहां पे आप ऑलरेडी ग्रोथ देख रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की चीजों में ये आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में फेस्टिव सीजन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकार ने जो चीजें ऐलान जिन चीजों का किया है, चाहे वो PLI को लेके हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट लेके हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, इवैक्यूएशन, ग्रिड बनाने में जो पैसे लग रहे हैं, वो सब चीजों में करिए। जिसमें थोड़ा भी डाउट है कि ये होगा नहीं होगा, ये सब चीजों को लगाने का मतलब नहीं है। सो आई फील पावर विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया, माइनिंग स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इन इंडिया। जो EMS, मतलब ये जो आपके व्हाट यू कॉल वाटर सप्लाई, सीवरेज सॉल्यूशंस वाले जो हैं, जो पानी के लेके, सैनिटेशन को लेके जो है, ये सब हिंदुस्तान में बहुत जगह है करने की, और लिस्टेड स्पेस में अब आपके पास विकल्प आ गए, पहले ये विकल्प नहीं हुआ करते थे। सो इनमें से अगर आप कुछ लेंगे तो आपके पास ग्रोथ एटलीस्ट कायम रहेगी। ग्रोथ की वजह से स्टॉक गिर गया, ना ग्रोथ ना आने की वजह से ये आपको गम नहीं होगा। सो बाय दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट रिटेल वाले स्टॉक्स में से अभी तो मैं, आप डीमार्ट के नंबर्स भी देख ही रहे, फाइनली कहीं ना कहीं डीमार्ट में आंच आनी शुरू हुई है ब्लिंकिट और जेप्टो और इन सब के असर को लेकर। सो ये तो और जितने बढ़ेंगे हाइपर डिलीवरी वाले जो बिजनेसेस हैं, तो डीमार्ट को कहीं ना कहीं मार पड़ेगा, तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेच थे वो थोड़े से रैशनलाइज हो जाएंगे। सो रिटेल से थोड़ा सा सावचेत रहे। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, लेकिन बिजनेस में कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिटेल में थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह। देखते हैं और ये फेस्टिव सीजन कैसे ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, मैं ऑटो कंपनियों में स्पेशली M&M पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, स्पेशली जिस तरह की डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की आई और जिस तरह से कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो को एकदम बूस्ट कर रही है। ये 3000 के नीचे क्या लेने लायक बनेगा?
क्या आपको पसंद आएगा तब ये, क्योंकि आई थिंक इसका 52 वीक हाई क्या 3222 के आसपास 3220 के आसपास था। नो एब्सोल्युटली अच्छा था, बहुत बढ़िया पिक चुना है आपने डिस्कशन के लिए। देखिए एमएनएम इज अ क्लासिक स्टडी जहां पे पिछले ये गिरावट से पहले के दिन अगर आप हफ्ते पहले देखते हैं, एक महीने में सबसे अच्छा मूव निफ्टी के स्टॉक्स में यहाँ आया था। उसका कारण ये था कि हर चीज इसके लिए सही चल रही थी। एसयूवी लॉन्चेस एक्सेप्ट हो रहे थे, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट में इंप्रूवमेंट दिख रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च जैसे जैसे नजदीक आ रहा है एक बहुत बड़े पैमाने पे एक पॉजिटिविटी आ रही है कि एक नया एरिया खुल जाएगा इनका रेवेन्यू ग्रोथ का। आई थिंक इस कंपनी में बहुत सारी चीजें हो रही है जो कहीं ना कहीं जाके वैल्यू अनलॉकिंग की जगह बनाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में पेशेंस है, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समय सूची का आइडिया नहीं है कि ये 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 18 महीने में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो बिजनेसेस हैं उनको इंडिविजुअली अगर आप आकलन करें तो वो बहुत बड़े हो सकते हैं। आप फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस देखिए जो ट्रैक्टर्स का है तो वो एस्कॉर्ट्स की बराबरी का है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसमें से बिजनेस निकाल के, जो नया बिजनेस है अभी तो शुरू होने वाला है, निकाल दें तो वो आपको हो सकता है कि कई इलेक्ट्रिक बिजनेस कंपनी व्हीकल के बिजनेस से बड़ा लगेगा। एंड द सेम इज विद एसयूवी पैसेंजर साइड। सो बिजनेसेस बहुत है, लेकिन उनका थोड़ा सा वो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया आने में समय लग सकता है, बट जगह बहुत है। आई बिलीव नीचे के लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट करें विद अ 2 ईयर होराइजन। तो ये जो टाटा मोटर्स ने आपको 400-500 से 1000 की जो मूव दी थी, वैसी मूव इसमें भी आ सकती है फंडामेंटल कारण की वजह से, और कोई रीजन नहीं बता रहा, बट फंडामेंटली इट हैज दैट स्ट्रेंथ। तो बेशक करा जा सकता है। गिरावट इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, बैड फॉर ट्रेडर्स जो फंसे हुए हैं, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं और बनना चाहते हैं तो गिरावट तो आप वेलकम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण लेवल पे अपनी राय रखी आपने, लेवल्स पे, स्टॉक्स पे। इस बीच यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग चेक ले लेते हैं कि डीलर्स क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त चेस करने के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे। यतिन, शॉर्ट या लॉन्ग? देखिए, मार्केट वीक है और डीलर्स को लगता है ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और दूसरे भी फंड फ्लोज हैं। तो 2 स्टॉक्स जहां डीलर्स आज बिकवाली की सलाह कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं, उनमें डीएलएफ शामिल है। डीलर्स को लगता है कि काउंटर में लगभग 835-840 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं और कमज़ोर रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% बढ़ा है, फ्रेश शॉर्टिंग देखी गई है और एफआईएस की डेस्क पे यहाँ बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि यहाँ प्रेशर अभी भी बना रहेगा। इसके अलावा टायर स्टॉक्स में और ऑटो स्टॉक्स में जो कमज़ोरी है उसमें डीलर्स को लगता है अपोलो टायर्स जो है पोजिशनली शॉर्ट करना चाहिए। 3 से 4% की फर्दर डाउनसाइड इनको ये काउंटर में दिखाई पड़ रही है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 6-6.5% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ा है अक्टूबर सीरीज में, जो दर्शाता है कि आज भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इस काउंटर में बनी हुई हैं। तो दोनों ही डीएलएफ और अपोलो टायर्स पे डीलर्स आज सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ओके, तो यतिन शुक्रिया। डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन में दोनों स्टॉक्स, डीएलएफ और अपोलो टायर्स। अब थोड़ा क्लोजिंग पे एक सेंस लेते हैं। देखिए क्लोजिंग कहाँ है, 25,024। दिस प्राइस इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें बीते जून 2024 से, मतलब आप जिस दिन इलेक्शन आउटकम था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक नियर टर्म बेस के तौर पे काम करता है, 25,000। और ठीक अगर आप इसको ड्रॉ करें पैरेलली निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक इज हैंगिंग बिटवीन 50 एंड अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट लॉजिकली ये दोनों ही लेवल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। देखिए हमने आज सुबह भी सेल किया, हमने सलन राइज भी किया, कल भी सेल थे, अब हम जा रहे हैं वीकेंड के लिए। तो मेरे ख्याल से ये तर्कसंगत नहीं होगा कि यहाँ पे हम एक शॉर्ट कैरी करें। 1200 पॉइंट रिट्रेस हुआ है निफ्टी हायर लेवल से, और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, मात्र इस छोटे से हफ्ते में करीब 54,240 से लेकर 51,500 की ट्रेजेक्ट्री। तो वी आर नाउ इन मोर देन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो बेटर होगा कि थोड़े पुल बैक का इंतज़ार करें, जैसे कि आज हमने इंट्राडे में इंतज़ार किया, और यहाँ से न्यूट्रल जाए। न्यूट्रल जाना बेटर होगा यहाँ से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आज एक शॉर्ट खेला, बहुत बेहतर। सुबह भी पुल बैक भी आया और दोबारा भी शॉर्ट खेला, बट गो न्यूट्रल नाउ, ठीक है।
अब आते हैं ट्रेड्स पर, वो ट्रेड्स जो हम कैरी कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। प्रकाश सर, क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? गुड इवनिंग टू वंस अगेन। कुछ नहीं कैरी करना चाहिए, वीकेंड बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं, बैक डाउन गैप डाउन भी खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नो कैरी फॉरवर्ड्स, नो बीटीएससी, नो एसटीबीटी। जी, कोई ट्रेड कैरी ना करिए। और रचना जी, आपका टेक क्या होगा? जी, मेरा ट्रेड टीसीएस में रहेगा। टीसीएस को हम एक बार लॉन्ग करने के अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले 8-10 दिन से ये काउंटर साइडवेज में है और ये इतनी मार्केट में पूरी उथल-पुथल होने के बावजूद भी ये साइडवेज पे ही बैठा है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा ओवरस्ट्रेचिंग की वजह से भी अगर हमें नेक्स्ट वीक को कोई रिलीफ रैली मिली तो इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से इसका एसएल होना चाहिए 40 to 20 पे और लॉन्ग करेंगे अभी इसको 40 to 50 पे। तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 4300 एंड 4330। TCS अक्टूबर, BTST बाय टुडे सेल टुमारो। और इसमें कोई राय नहीं कि देखिए निफ्टी आईटी भले ही सिंक हुआ हो, बट निफ्टी आईटी की आज भी एक इम्पॉर्टेंस फील करिएगा, देखिएगा। निफ्टी आईटी का लो आज भी वो है जो 18 सितंबर के स्विंग लो से ऊपर का है। दैट मीन्स वो रेंज जिसका लोअर एज 17 सितंबर से मेंटेन कर रहा है निफ्टी आईटी, वो आज भी नहीं टूटी। और आज का इंट्राडे हाई वही है जो पिछले 3 स्विंग्स का हाई था। ओके, अब 2 ट्रेड्स हो गए। आशीष बहती जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने ऑल टाइम हायर क्लस्टर पे ही क्लोज दे रहा है और जिस हिसाब का स्ट्रेंथ दिखाया इसने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, जहां मार्केट गिरावट में था, इसमें एक कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो हमें लग रहा है यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है इन कमिंग वीक में। 3430 3430 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3550 के पहले टारगेट और 3600 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, आपका ट्रेड रहेगा टोरेंट फार्मा, डिफेंसेस को कैरी करते हुए। आप मानस, आपका ट्रेड? देखिए, एमएनएम में एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि एमएनएम में अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली इंट्राडे चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3035 के आसपास, 37 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, तो एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 3081 के स्टॉप लॉस से 2950 के टारगेट के। ओके, एमएनएम अक्टूबर फ्यूचर्स सेल टुडे और मंडे मॉर्निंग को इसको बाय करना है। आशीष बहती जी का ट्रेड हो चुका है, मेरे ख्याल से चलते राजेश सतपुरी जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा एसआरएफ। मुझे लगता है आज एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है। 2450 ये इंपॉर्टेंट लेवल था। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 2365 पे, तो इससे सेल इन एसआरएफ। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2410 का। मेरा इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, मेरे हिसाब से अगर आप सटीक देखें तो 2270 तक का यहाँ पे फॉल मिलेगा। तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट का फॉल एसआरएफ पे ड्यू है। एसआरएफ 100 पॉइंट के यहाँ पर स्विंग के लिए, 100 रुपए के स्विंग के लिए आपको क्लिक करना है। एसआरएफ शॉर्ट कॉल, मेरे ख्याल से सारे ट्रेड्स हो चुके हैं यहाँ पे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं अब। राजेश अग्रवाल जी, अच्छा कविता जी रह गई, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया एकदम से। कविता जी, बताइए आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी? तो वैसे तो ट्रेड नहीं भी कैरी करे तो चलेगा, एंजॉय डांडिया नवरात्रि, बट स्टिल इसका लैब मुझे अच्छा लग रहा है। 1498 के लेवल पर है, तो डिफेंसिव से आप इसका लैब को लेकर जा सकते हैं। 1490 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1515 1525। नहीं तो कविता जी शॉर्ट लॉन्ग ले लीजिए, क्या दिक्कत की बात है? आपको गरबा करने में दिक्कत थोड़ी करेगा। ट्रेड दिया आपने, ठीक है, कोई डिस्टर्ब थोड़ी करेगा आपको वीकेंड में, है ना ये। राजेश अग्रवाल जी, आप क्या करेंगे, मतलब आप क्या कैरी करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? वीरेंद्र जी, नेक्स्ट वीक हो या थोड़ा सा लंबी अवधि हो, उसके लिए एक ऐसा स्टॉक दूंगा जिसे मैंने कई बार दिया है, बीएसई का। और मुझे याद पड़ता है हम 800 850 से देना चालू किए थे, आज की डेट में 4000 के ऊपर खड़ा है और मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अपसाइड बची हुई। पहली तिमाही के नतीजे देखिए, 180% के बढ़त थी रेवेन्यू में, मार्जिन 47% के आए थे, 33 के सामने
बॉटम लाइन 4 गुना हो गई थी। एफएनओ के मार्केट में अब जो ओवरहैंग था वो दूर हो गया है, और जो एफएनओ के कारण से वॉल्यूम में गिरावट आएगी वो इनके 20% के आसपास आएगी, और टैरिफ हाइक हुई है तो वो मेरे ख्याल से सेट ऑफ हो जाएगा। सीडीएसएल में इनके करीब करीब 15% की होल्डिंग है। आईएनएक्स गिफ्ट सिटी में इनकी पहुंच है। स्टार म्यूचुअल फंड जो कि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इनके पास है। कंपनी के पास करीब करीब 2000 करोड़ की कैश पोजीशन है। और इन सब चीजों के बीच में कई लोग अभी हमारे पैनल में भी सेल की कॉल दे रहे थे, कोई बाई की कॉल दे रहा था, भाई बाइंग करो या सेलिंग करो, एक्सचेंजेस के तो रेवेन्यू आना ही है। मैं समझता हूँ बीएसई लिमिटेड एक बहुत उपयुक्त स्टॉक है, न केवल शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी। जी हाँ, बीएसई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और कविता जी देखिए क्या कन्विक्शन के साथ राजेश जी ने कॉल दी। और आप तो खैर दर्निया में बिजी होंगी, मैं बता रहा हूँ ये राजेश जी का प्रोग्राम। राजेश जी अभी खा पी के मेरे ख्याल से थोड़ी देर लेट जाएंगे और रात को मेरे ख्याल से 8 बजे निकल जाएंगे और ये फिर सुबह 4 बजे घर आएंगे। क्यों राजेश जी, गलत कह रहा हूँ मैं? ऐसा है मेरे कन्विक्शन इज देयर। हम क्या सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के हम सारे आप दिल में क्यों ले रही हैं? मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, दिल पे नहीं दिल पे मत दीजिए। राजेश जी आप बताइए। अच्छा, अरे आपके पास कन्विक्शन मुझे मालूम है। राजेश जी 4 बजे आएंगे नहीं आएंगे सुबह लौट के? नहीं, वो रविवार से चालू करेंगे। रविवार से स्टार्टिंग प्रोग्राम है हमारा, वही जो अच्छा, आपने रविवार कहा। से चालू। हाँ, करीब 8 बजे निकलेंगे, सुबह 4-5 बजे वापस आएंगे, ऑलमोस्ट दशहरा तक। ओके, अच्छा राजेश जी कोई मूवी बताएंगे जरा जो इस बार सिनेमा हॉल्स में या फिर ओटीटी में? अच्छा एक बताऊँ राजेश जी, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये औरों में कहाँ दम था? ये देखी क्या आपने? तब्बू और ये क्या थे अपने अजय देवगन देखी क्या आपने? देखिए आपने? देखिए। हाँ देखिए आपने? हाँ सुन लिया अजय देवगन, सुन लिया। अजय देवगन और तब्बू है, और इनके अलावा जो मेजर रोल है वो शांतनु महेश्वरी और साई मंजरेकर का है। ये चारों ने अच्छी एक्टिंग करी है। पिक्चर थोड़ी स्लो है, पुराने जमाने टाइप्स लव स्टोरी है, और कहीं अधर पे एंडिंग हुई है। ऐसा लगता है कि शायद दूसरा सीजन में दूसरी कड़ी भी आएगी, लेकिन पिक्चर ठीक ठाक है। मैं कहूँगा कोई बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं। मुझे अच्छी लगी राजेश जी। मैं वही कह रहा हूँ। मुझे राजेश जी स्लो तो हो गई। अब जो आदमी 25 साल से जेल में है, 25 साल से जेल में, तो पिक्चर स्लो ही होगी, है ना? वो अब वो उसमें मार धाड़ कहाँ होगी वो? अच्छा, और कोई मूवी जो आपको अच्छी लग रही है या ओटीटी पे कोई? इस हफ्ते विजय थलपति और प्रभु देवा की पिक्चर ओटीटी पे आ रही है, गोट। वो ठीक लग रही है। दूसरी अनुपम खेर की सिग्नेचर आ रही है, और तीसरी अनया पांडे की CTRL है। तो ये 3 मूवीज हैं जो ओटीटी पे रिलीज हो रही है। मूवी थिएटर में इस हफ्ते कोई भी बड़ी पिक्चर नहीं है। जाहिर सी बात है कि नवरात्रि का सीजन है। और एक सीरीज मानवत मर्डर्स करके आ रही है आशुतोष गवारीकर की, सोनी लिव। ये 3-4 चीजें हैं, कोई विशेष रिलीज है नहीं। इनमें चुनना हो तो मैं गोट के साथ ही जाऊंगा। ओके, चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आपसे ये जो हम सप्ताह अंत पे शुक्रवार की अगर आप देखें आखिरी मिनटों में अपडेट लेते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक गाइड से बन जाती है वीकेंड के लिए। तो आई होप आप सब ने एक सेंस ले लिया होगा कि ओटीटी पे इस बार क्या अवेलेबल है। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इट्स 25039, तो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, और दैट आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसने काम किया। हम क्लोज हो रहे हैं 52 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 6 अगस्त के बाद। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, जैसे कि मैंने कहा था कि जस्ट इन बिटवीन 51,542 पे, दैट मीन्स बिलो 50 एंड अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी स्क्रीन पे ये एडवांस डिक्लाइन रेशो है 883 एडवांसेस, डिक्लाइन 1609। तो पेन था यहाँ पर, निफ्टी बैंक पेन में था। और आईटी आज एक देखिए, भले ही आईटी ऊपर से कोलैप्स हुआ हो, बट अगर आप कंपेयर करें इसके लोज को वर्सेस लास्ट आई थिंक 10 लोज के, बहुत अगर आप देखें आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आएगा। अब आइए जरा निफ्टी के हीट मैप पे प्राइस डैमेज कहाँ था। मेरे ख्याल से आपको कल की तुलना में शायद ये थोड़ा फिर भी ठीक लगे, बट पेन था। जहाँ तक लार्ज कैप का सवाल है, पेन था। और ये देखिए आज थोड़ा सा इन्फोसिस
ONGC ने अगर आप देखें क्रूड के पुल बैक ने इसको एक सहारा दिया। टाटा मोटर्स पे आई थिंक मेरा सेंस गलत निकला, जिसने पुल बैक दिया फ्रॉम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री। टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक लिया। SBI, L&T में थोड़ी बैंक नजर आई, बट M&M क्रैक हुआ। बजाज फाइनेंस सुपर क्रैक जिसे बोलते हैं, आई मीन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री नाउ। हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही साथ BPCL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ITC, मतलब प्रेशर डालने वाले बहुत काउंटर्स रहे, लेकिन NBFCs में एक्सट्रीम प्रेशर था, स्पेशली बजाज फाइनेंस। और रिलायंस प्रेशर में था। रिलायंस नाउ इट्स एट 2771 और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बड़ा डिफरेंशियल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज कर चुका है। IT में आज एक कम्फर्ट था। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे 25049 और 51,556 पे 280 अंक नीचे। निफ्टी बैंक कहने को ये हफ्ता यकीन मानिए छोटा था, ऊपर की छुट्टी थी, बट अगर आप प्राइस डैमेज देखें तो काफ़ी सीवियर था, काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज था। और एक बार जरा हल्का सा जरा निफ्टी बैंक की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। 51,556, 25,050 निफ्टी और निफ्टी IT फिर भी अगर आप देखें एक स्टेबल स्थिति में, लेकिन जो मिड कैप्स थे, याद रखिए जरा डायरेक्टर साहब एक बार मिड कैप इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे जरा। यहाँ पर एक बार मैं मिड कैप इंडेक्स देखना चाहूँगा। इट्स आई थिंक यस 1% नीचे 58,496 में। 1, 2, 3, 4 सेशन में निफ्टी में जो प्राइस डैमेज हुआ है वो आप मैं वीकली चार्ट देखूं तो यस हम एग्जैक्टली क्लोज हुए हैं 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और अभी तक हम मेरे ख्याल से ऐसी क्लोजिंग 31 मई के बाद पहली बार हुई है। उस दिन भी वीकली क्लोज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे। और अगला हफ्ता पूरा है कारोबारी हफ्ता और पूरी टीम अनुज, आशीष, मैं, हर्षदा आपसे करेंगे मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।